पूर्णिमा की रात थी। एक नदी के ऊपर बने एक सुनसान से पुल पर बैठकर 4 दोस्त रोहन, गौरव, संकेत और निशांत पार्टी कर रहे थे और रात को बह रही ताजी हवा खा रहे थे। हर ओर चांदनी बिखरी हुई थी। नदी का पानी पूरी तरह से शांत नजर आ रहा था, मानो किसी ने उसे बर्फ की तरह जमा दिया हो। पूरे पुल पर उन 4 दोस्तों को छोड़कर और कोई भी नजर नहीं आ रहा था, मानो हर कोई उस पुल पर आने से डरता हो। एक जानलेवा और खौफनाक सन्नाटा हर ओर पसरा हुआ था, जो कि किसी के भी कलेजे को कंपा कर रख दे। वाइन का एक पैग लगाते हुए रोहन बोला, यार ऐसी डरावनी रात में तो कोई भूतिया कहानी सुनने का मजा ही आ जाएगा। सब दोस्तों ने इस बात पर सहमति जताई। तभी निशांत बोला, मैं एक खौफनाक घटना सुनाता हूँ। इतना कहकर निशांत ने अपनी भूतिया कहानी सुनाना शुरू कर दिया। निशांत कहता है, केशव एक टैक्सी ड्राइवर था। वो गांव और शहर के बीच में अक्सर चक्कर लगाता था। आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था। शाम का वक्त था, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे आज अमावस्या की रात हो। कहीं पर भी प्रकाश की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। केशव अपने गांव से टैक्सी लेकर सड़क पर किसी यात्री की तलाश में चला जा रहा था, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। केशव ने सड़क के किनारे अपनी टैक्सी रोक दी और किसी यात्री का इंतजार करने लगा। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे चलकर उसके पास आ रहा था। उसका काला चेहरा, डरावनी लाल आंखें, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ जो किसी को भी डरा दे। वो आकर सीधा ही केशव की टैक्सी की खिड़की खोलकर पीछे की सीट पर बैठ गया। केशव थोड़ा सा हैरान रह गया, लेकिन उसने कुछ हिम्मत जुटाते हुए उससे पूछा, चाचा कहाँ जाना है आपको? वो बूढ़ा सामने लगे शीशे में केशव को ही घूरे जा रहा था और कुछ नहीं बोला। केशव अपने मन में ही कहने लगा, कितना अजीब आदमी है, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। तभी वो बूढ़ा शीशे में उसे घूरते हुए बोला, जहां उतरना होगा वहां पर बता दूंगा, अब चलो। वो इतनी भयानक आवाज में बोला कि केशव बुरी तरह डर गया और चुपचाप टैक्सी चलाने लगा। वो बूढ़ा शीशे में से अभी भी केशव को ही घूर रहा था। वो बिल्कुल हिल भी नहीं रहा था और ना ही पलकें झपका रहा था, जैसे कोई मुर्दा लाश बैठी हो। केशव अब बहुत ज्यादा डर गया और डरते हुए कहने लगा, चाचा आज तो मौसम काफी खराब है, लगता है बारिश तो हर हाल में होकर रहेगी। लेकिन उस बूढ़े ने केशव की बात का कोई जवाब नहीं दिया और बस उसे घूरे जा रहा था। केशव ने फिर से पूछा, चाचा आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ये सुनकर वो बूढ़ा जोर जोर से हंसने लगा। ये देखकर केशव डर गया और बूढ़ा बोला, मुझे भला क्या होगा, लेकिन तुमने अमावस की रात यहाँ आकर गलती कर दी, भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। ये सुनकर केशव थर थर कांपने लगा और कुछ बोलने ही वाला था कि तभी वो बूढ़ा फिर बोल पड़ा, यही गाड़ी रोको। डर के मारे केशव ने अचानक से ब्रेक लगा दिए और गाड़ी वही जाम होकर रह गई। केशव ने आसपास नजर दौड़ाई। एक घना जंगल चारों ओर था। कोई घर, कोई गांव वहां पर नजर नहीं आ रहा था। केशव हैरान रह गया कि सुनसान इलाके में ये बूढ़ा आखिर जाएगा कहाँ। तभी केशव ने डरते हुए कहा, चाचा अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बैठे रहिए, मैं आपको शहर तक छोड़ दूंगा। इस सुनसान जगह उतरना ठीक नहीं।
ऊपर से रात भी बहुत हो चुकी है। लेकिन वो बूढ़ा टैक्सी से उतरते हुए बोला, मुझे यहीं पर उतरना है। इतना कहकर वो बूढ़ा जंगल की ओर कदम बढ़ाने लगा। तभी केशव पीछे से बोला, अरे ओ चाचा, पैसे तो देकर जाओ। ये सुनकर वो बूढ़ा वहीं पर रुक गया और पीछे मुड़कर केशव के पास आया और बोला, तुम्हें मालूम नहीं कि पीछे से किसी को आवाज नहीं देते? तुम्हें पैसे चाहिए ना? रुको, अभी देता हूं मैं तुम्हें पैसे। इतना कहकर उस बूढ़े ने एक 500 का नोट निकाला और केशव के हाथ में थमा दिया। केशव कहने लगा, लेकिन चाचा, ये तो बहुत ज्यादा है। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने केशव की एक ना सुनी और उसे पैसे देकर जंगल की ओर जाने लगा। केशव खुद से ही बोलने लगा, बड़ा अजीब आदमी है। तभी केशव ने उसके पैरों की ओर नजर दौड़ाई और उसकी एक भयानक चीख निकल गई, क्योंकि उसके पैर उल्टे थे और खून से लथपथ थे। वो बूढ़ा पीछे मुड़ा और हंसते हुए केशव की तरफ देखकर बोला, तो तुमने मुझे देख ही लिया। इतना कहकर वो बूढ़ा तेजी से केशव की ओर बढ़ने लगा। उसका चेहरा खून से लथपथ था। केशव की आंखें फटी की फटी रह गई और वो बूढ़ा केशव पर झपट पड़ा। केशव बेहोश हो गया और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह केशव की नींद खुली। वो अस्पताल में एक बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके बगल में ही किसी व्यक्ति का शायद ऑपरेशन किया जा रहा था। केशव तेजी से खड़ा हुआ और कमरे से बाहर आ गया। उसने बाहर आकर देखा तो हॉस्पिटल पूरी तरह से सुनसान पड़ा था। कहीं पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। केशव ने फिर से उस कमरे की ओर नजर दौड़ाई और कमरे के ऊपर लगे बोर्ड को देखकर वो दंग रह गया। उसके ऊपर लिखा था, पोस्टमार्टम रूम। केशव तेजी से उस कमरे के अंदर गया। बिस्तर पर एक लाश पड़ी थी जिसका पोस्टमार्टम किया जा रहा था। वो धीरे धीरे उस लाश के पास गया और दंग रह गया। वो थर थर कांपने लगा। उसका शरीर सुन्न हो गया, जैसे उसे लकवा मार गया हो। उसका कलेजा कांपने लगा, क्योंकि वो लाश केशव की ही थी। तभी रोहन कहने लगा, अरे निशांत यार, तुम्हारी कहानी में वो दम नहीं है। ऐसी कहानियां तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। कोई और डरावना किस्सा सुनाओ यार। तभी संकेत बोला, हाँ यार, ये कहानी उतनी डरावनी नहीं है। तभी गौरव बोला, अरे मैं सुनाता हूँ एक डरावनी कहानी। मोहन एक कॉलेज का स्टूडेंट था। वो अपनी बाइक से कॉलेज जाता और वापस आता था। जाते वक्त उसे जंगल के एक सुनसान रास्ते से गुजरना पड़ता था, जो पूरी तरह से सुनसान रहता था। आते वक्त मोहन को रात हो जाती थी। इसी तरह वो एक रात अपनी बाइक से चला आ रहा था। तभी एक बाइक उसे ओवरटेक करते हुए आगे निकल गई। वो बाइक कोई आदमी चला रहा था और उसके पीछे एक महिला बैठी थी, जो शायद उसकी पत्नी थी, जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। उसका पल्लू नीचे लटक रहा था, जो किसी भी वक्त पहिए के बीच आ सकता था। मोहन ये देखकर डर गया और उसने अपनी बाइक की गति तेज कर दी और दूसरी बाइक के बराबर ले गया। पीछे बैठी महिला बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। रात के खौफनाक अंधेरे में वो ऐसी लग रही थी जैसे कोई डायन बैठी हो। मोहन ने उस बाइक वाले से कहा, हेलो भैया, बाइक रोको। सुन रहे हो क्या? बाइक रोको। उस आदमी ने अचानक से ब्रेक लगा दिए और मोहन की ओर घूरने लगा। मोहन ने डरी हुई दबी हुई आवाज में कहा, अरे भाई, मैडम जी से कहिए कि पल्लू ऊपर कर ले, नहीं तो ये टायर में आ जाएगा। मोहन की बात सुनकर वो आदमी हक्का बक्का रह गया और कहने लगा, भाई तुम पागल हो क्या? मैं तो अकेला ही जा रहा हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। ये सुनकर मोहन डर गया और बाइक के पीछे नजर दौड़ाई तो वहां कोई नहीं था।
वो आदमी वहां से चला गया। मोहन वहां खड़ा कुछ देर बस सोचता रहा कि क्या ये उसका वहम था या फिर कुछ और, लेकिन मोहन ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और अपने घर चला गया। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन मोहन बाइक लेकर उस रास्ते से होते हुए अपने घर जा रहा था। उसे काफी रात हो गई थी। तभी मोहन एक बाइक वाले को ओवरटेक करके आगे निकल गया। तभी वो बाइक वाला फिर से मोहन के बराबर आया और चिल्लाने लगा, अरे भाई जल्दी से बाइक रोको। मोहन ने वहीं पर बाइक के ब्रेक लगा दिए और हैरानी से उस आदमी की ओर देखने लगा। तभी वो आदमी बोला, अरे भाई मैडम जी से कहिए कि पल्लू ऊपर उठा ले। ये सुनकर मोहन के पसीने छूट गए। वो दंग रह गया। उसने डरते हुए अपनी नजर पीछे दौड़ाई। एक महिला लाल साड़ी पहने उसके पीछे बैठी थी और अपना हाथ मोहन के कंधे पर रख रखा था। वो महिला तेजी से मोहन पर झपट पड़ी। वो आदमी भी अचानक से कहीं गायब हो गया। मोहन सड़क पर औंधे मुंह नीचे गिर गया, जैसे उसमें प्राण ही ना हो, और पास खड़ी वो डायन जोर जोर से हंसने लगी। तभी रोहन बोला, वाह यार, तूने तो क्या कहानी सुनाई है, सच में मजा आ गया। तभी संकेत ने कहा, हाँ यार, ये तो वाकई डरावना किस्सा था, मैं तो सच में डर गया। फिर गौरव ने आसमान की ओर देखा और अपनी घड़ी में नजर दौड़ाते हुए बोला, रात के 2 बज चुके हैं, अब हमें भी घर चलना चाहिए। और वैसे भी इस पुल के बारे में तो तुम सब जानते ही हो ना। तभी संकेत बोला, हाँ यार, कहते हैं कि इस पुल से कूदकर एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। रात को तो बड़े बड़े सिकंदर भी यहाँ आने से डरते हैं। कहते हैं कि उस लड़की की आत्मा यहाँ आज भी भटकती है। तभी रोहन कहता है, अरे यार, ये सब फालतू की बकवास है, मुझे किसी से डर नहीं लगता। इतना कहकर रोहन ने अपने दोनों हाथ फैलाए और नीचे पानी की ओर देखते हुए बोला, अरे ओ पानी की चुड़ैल, मैं तुझसे नहीं डरता, तू मेरे सामने तो आ, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। मैं किसी चुड़ैलों से नहीं डरता, किसी से भी नहीं। रोहन जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी नदी के शांत पानी में हलचल होने लगी। पूरा आसमान काले बादलों से घिर पड़ा और ऐसे लगने लगा जैसे अमावस्या की रात हो। नदी में से एक काली परछाई निकली और रोहन पर झपट पड़ी और वो बेहोश हो गया। और इसके बाद सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन रोहन की आंख खुली। वो अस्पताल में पड़ा था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके सामने उसके पिता और डॉक्टर खड़े थे। डॉक्टर ने रोहन की ओर देखते हुए कहा, अब आपकी तबीयत कैसी है? तभी रोहन ने कहा, अब ठीक हूँ डॉक्टर साहब। उसके पिता और डॉक्टर दोनों कमरे से बाहर निकले। डॉक्टर ने रोहन के पिता से पूछा, आखिर हुआ क्या था? रोहन के पिता ने परेशान होते हुए कहा, क्या बताऊं डॉक्टर साहब, मेरा बेटा रोहन, गौरव, संकेत और निशांत, इन चारों में बड़ी पक्की दोस्ती थी। ये चारों हर पूर्णिमा की रात को उस सुनसान पुल पर पार्टी करने के लिए जाते थे। एक दिन रोहन की बाइक पंचर हो गई, इसलिए वो थोड़ा देरी से पहुंचा। जब उसने वहां जाकर देखा तो उसके दोस्त वहां नहीं थे। अगले दिन उसके तीनों दोस्तों की लाशें नदी में तैरते हुए पाई गई। मेरे बेटे का मानना है कि उसके वो तीनों दोस्त आज भी जिंदा है और ये अब भी हर पूर्णिमा की रात को उस पुल पर जाकर न जाने किससे बातें करता है। पता नहीं ये सब कब सही होगा। रोहन के पिता की ये बात सुनकर डॉक्टर सन्न रह गया, जैसे आप भी सन्न रह गए। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। चलिए अब सुनते हैं हमारी अगली भूतिया कहानी। गड्ढों से अटपटी कच्ची सड़क पर बुरी तरह हिचकोले खाती और पीछे धूल का बादल छोड़ती हुई बस एक बस अड्डे पर आकर रुकी। बस का ये अंतिम पड़ाव था और इसे यहीं पर रात्रि विश्राम करना होता था। अमन ने अपना सामान समेटा
और नीचे उतर आया। सामान के नाम पर कंधे पर लटकाकर चलने वाला एक बड़े बैग के सिवा और कुछ भी नहीं था। नवंबर का पहला हफ्ता था और 4 दिन बाद ही दीपावली का त्योहार आने वाला था। नीचे उतरते ही ठंडी हवाओं का एक झोंका आया और बदन को कंपा गया। उसने अपना स्वेटर ठीक किया, मफलर कसा और बैग को कंधे पर लटकाते हुए आसपास का मुआयना किया। अपनी कलाई घड़ी की ओर देखा, पर रात के अंधेरे की वजह से वो समय नहीं पढ़ पाया। उसने अंदाजा लगाया कि 8 से ऊपर तो हो ही गया होगा। कुछ ही कदमों की दूरी पर एक पान का ठेला था। कुछ पास जाकर उसने उस पान के ठेले पर देखा तो दीवार पर एक घड़ी टंगी थी। उसमें 8:15 हो चुके थे। गांव देहात के हिसाब से काफी रात हो चुकी थी। यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर सुनसान और जंगली रास्ते पर चलकर गांव तक पहुँचना आसान काम नहीं था। तब तो बिल्कुल भी नहीं जब आपके साथ कोई भी ना हो और रास्ते पर एक बरसाती नाला पड़ता हो जिसमें अभी भी घुटनों तक पानी बह रहा होगा और एक मरघट पड़ता हो जहाँ महीने 2 महीने में एक ना एक चिता जरूर जलाई जाती हो और जिसके बारे में भूत प्रेत और ब्रह्म राक्षसों से संबंधित अनेक डरावनी कहानियां भी प्रचलित हो। उसे किशन पर क्रोध आया। हमेशा अपनी साइकिल लेकर सेवा में उपस्थित रहने वाला किशन आज अच्छा धोखा दे गया था। किशन उसी के गांव का रहने वाला और उसके बचपन का मित्र था। अमन पढ़ लिखकर शिक्षक बन गया था, लेकिन किशन अपनी गरीबी की वजह से प्राइमरी से ज्यादा नहीं पढ़ पाया और गांव में ही खेती बाड़ी का काम करके अपनी आजीविका चलाता था। बहुत मेहनती, नीडर और बहुत जिंदा दिल इंसान था वो। बहुत रोचक बातें करता था। भूत प्रेत की बहुत सारी कहानियां भी उसे याद थी। गांव और आसपास की घटनाओं को भी वो बड़े रोचक ढंग से बताता था। कभी कभी तो वो ऐसी बातें करता कि हंस हंस कर आप लोटपोट हो जाओ। उसकी बातें सुनने के लिए लोग हमेशा तरसते रहते थे। उसके साथ होने पर रास्ता कैसे कटता है पता ही नहीं चलता। पर आज तो अमन को अकेले ही रास्ता तय करना था। उसने बैग को कंधे पर लटकाया और चल पड़ा उस अंधेरी, सुनसान और कच्ची सड़क पर जो उसकी गांव की ओर जाता था। जंगल तो अब कट चुके थे। जंगली जानवर के नाम पर अब तो एक लोमड़ी भी दिखाई नहीं दे रही थी। इनका कैसा डर। अब रह गई बात शमशान की, तो वो भी पार हो ही जाएगा। चलते चलते अमन को पिछली बार की बातों का स्मरण हो आया। एक बार जब ऐसे ही रात में किशन उसे लेने आया था, तब उसने कहा था, अमन जी, भूत प्रेत को देखा है क्या आपने? मुझे तो ये सब बनावटी बातें लगती है। अमन ने कहा, हाँ, कभी कभी तो मुझे भी लगता है कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, लेकिन कुछ कुछ कहानियों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ये वाकई सच है। फिर किशन ने कहा, नहीं, मैं ये सब नहीं मानता। तभी अमन ने कहा, एक ऐसी घटना है जो मेरे खुद के साथ घटी थी, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इसे सुनने के बाद तो तुम जरूर भूत प्रेतों में मानने लगोगे। उसके बाद अमन ने अपने साथ घटित उस अजीबोगरीब घटना के बारे में बताना शुरू किया। अमन ने कहा, जिस गांव में मैं पदस्थ हूँ वहाँ शाला परिसर से लगा हुआ ही शिक्षकों के लिए क्वार्टर्स बने हुए हैं और वहाँ पर खेल का एक बड़ा सा मैदान है जहाँ शाला लगने के दौरान बच्चे खेला करते हैं। बाकी तीनों ओर खेत और झाड़ियाँ हैं। मैं अविवाहित था, इसीलिए रात्रि भोजन के बाद अन्य शिक्षक साथियों के साथ मेरे ही क्वार्टर पर हम लोग ताश खेलने के लिए जुट जाते थे। सितंबर अक्टूबर का महीना रहा होगा। एक तो आसमान में हल्के हल्के बादल थे और अमावस की रात थी, इसीलिए बाहर अंधेरा कुछ ज्यादा ही घना था। झाड़ियों की ओर खुलने वाली खिड़की के पास ही मेरा बिस्तर लगा हुआ था, जिसमें बैठकर हम चारों मित्र लालटेन की धुंधली रोशनी में ताश खेल रहे थे। ताश की पत्तियों को व्यवस्थित करते हुए मैंने बीड़ी की गड्डी में से 4 बीड़ियां निकालकर दिया सलाई से सुलगाई और अपने साथियों की ओर आगे बढ़ा दी। हम सब बीड़ियों का कश लेने लगे। एक मित्र ने कहा, अरे तूने मुझे तो दी ही नहीं। तभी मैंने कहा, अरे मैंने अभी तो तुझे दी थी, मजाक क्यों कर रहा है? लेकिन सच यही था कि उसने बीड़ी नहीं ली थी। हमें भी आश्चर्य हुआ, आखिर ये चौथी बीड़ी गई कहाँ और किसने ली? उसके बाद हमने उस बात को नजरअंदाज कर दिया और दोबारा खेलने लगे। अगले दिन
फिर वही महफिल सजी। मैंने फिर बीड़ी सुलगाई, लेकिन उस दिन मैं चौकन्ना था। बीड़ी बांटते वक्त मैं बराबर निगरानी रख रहा था और कल वाली चालाकी को पकड़ना चाहता था। बाकी तीनों साथी इन बातों से बेखबर थे और अपने अपने पत्तों में व्यस्त थे। तभी एक हाथ पहाड़ी तरफ वाली खुली हुई खिड़की से अंदर आया। जाहिर था कि उसे भी बीड़ी चाहिए थी। आश्चर्य के साथ मैंने खिड़की से बाहर खड़े उस आदमी की ओर ध्यान केंद्रित किया। बाहर अंधेरा घना था और कमरे के अंदर जल रहे लालटेन की पीली मध्यम रोशनी में उस व्यक्ति को पहचानना संभव नहीं था। लेकिन सहसा उसके चेहरे पर जलती हुई दोनों आंखों को देखकर मैं एक बार को कांप गया। मैंने उसके हाथ पर सुलगी हुई एक बीड़ी रख दी। बीड़ी लेकर वो हाथ और जलती हुई दोनों आंखें वहां से गायब हो गई। स्कूल के आसपास रात में किसी जिन्न की उपस्थिति की चर्चा गांव में अक्सर होती रहती थी और इसी भय के चलते अंधेरा घिरने पर लोग इधर आने से भी डरते थे और अक्सर हम लोगों को भी इस संबंध में हिदायत देते रहते थे। खिड़की के अंदर बीड़ी लेने आया किसी का हाथ और बाहर उसके चेहरे पर जलती हुई दोनों आंखों को देखकर मेरा तो दिमाग ही हिल गया। मुझे भी ऐसा लगने लगा कि कहीं वो सच में वो जिन्न तो नहीं था। मित्रों के अंदर भी ये डर ना आ जाए, इसीलिए उस वक्त मैंने इस घटना का जिक्र उनसे किया ही नहीं। उस जिन्न के डर से उस रात में ठीक से सो नहीं पाया, लेकिन शुक्र है कि उस रात में ऐसी वैसी और कोई घटना नहीं घटी। सुबह जब मैं अपने मित्रों से मिला तो सबसे पहले मैंने इसी बात का जिक्र किया और एक दिन पहले बीड़ी गायब होने के रहस्य पर से भी पर्दा उठाया। मित्रों के चेहरे पर भी डर की रेखाएं साफ दिखने लगी थी। काफी सोच विचार करने के बाद हम लोगों ने निर्णय लिया कि ये बात हम चारों के बीच में ही रहनी चाहिए। इस घटना का जिक्र हम और किसी से नहीं करेंगे, क्योंकि पहली बात कि गांव के लोग पहले से ही इस स्कूल परिसर के आसपास इस तरह की घटना पर विश्वास करते ही हैं और इससे उनका विश्वास और पक्का हो जाएगा और उससे गांव में दहशत फैलने में समय नहीं लगेगा। और दूसरी बात, हो सकता है कि हमें डराने के लिए किसी ने शरारत की हो और यदि ऐसा हुआ तो हम सब लोग मजाक का पात्र बन जाएंगे। कोई भी कदम उठाने से पहले हमें इस घटना की हकीकत को समझना जरूरी है। घटना की हकीकत समझने के लिए अगली रात हम लोग पूरी तैयारी से बैठे। अन्य दिनों की तरह ही हमने खिड़की खोल दी। रोशनी की कमी को पूरा करने के लिए लालटेन की संख्या भी बढ़ा दी गई। जैसे ही मैंने बीड़ी जलाई, खिड़की से वो हाथ फिर अंदर आया। हम सब की निगाहें खिड़की के बाहर खड़े उस व्यक्ति के चेहरे पर जम गई। काले खुरदरे चेहरे के बीच उसकी जलती हुई आंखों को देखकर हमारे शरीर में तो डर की झुरझुरी दौड़ गई। हमारे रोए खड़े हो गए। एक ने टॉर्च उठा ली, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया कि तुम टॉर्च उसके चेहरे पर मत करना, और फिर वो चुपचाप बीड़ी लेकर वहां से चला गया। अब तो ये रोज की घटना हो गई थी। लगभग एक हफ्ते बाद की बात है। उस दिन हमारा एक साथी किसी काम से बाहर गया हुआ था और हम 3 लोग ही ताश खेल रहे थे। सहसा हवा के झोंके की तरह वो आदमी खिड़की से होकर अंदर आ गया और चौथे साथी की जगह पर बैठ गया। सामान्य व्यक्ति इस तरह खिड़की से होकर अंदर नहीं आ सकता था, क्योंकि उसके चौखटे पर लोहे की मजबूत सलाखें लगी हुई थी। उसके शरीर पर सफेद वस्त्र थे जो बहुत ही मैले हो चुके थे। आंखें रोज की तरह जल रही थी। इतना तो तय था कि ये कोई जिंदा इंसान तो नहीं था और इस गांव का रहने वाला भी नहीं था। अब तक उसने हम में से किसी को भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसीलिए उसकी ओर से हमारे अंदर डर अब धीरे धीरे कम होने लगा था। फिर भी इस घटना के लिए हम में से कोई भी तैयार नहीं था और एक बार फिर हम सब अंदर तक कांप गए। डर के मारे हम कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। अगली बार उसे भी पत्ते बांटे गए। मैंने बीड़ी सुलगाकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, आ गए काका। मेरी बातों का उसने ना तो कोई जवाब दिया और ना ही उसके चेहरे पर किसी तरह के भाव आए। उस रात हमने अपना खेल जल्दी ही समेट लिया। वो आदमी किसी से बिना कुछ कहे उसी खिड़की के रास्ते बाहर चला गया, लेकिन अब तक हम में से किसी को भी उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। फिर भी इस तरह की घटना का जारी रहना उचित नहीं था।
अगले दिन इस समस्या से निजात पाने के लिए हम लोगों ने काफी विचार विमर्श किया। निष्कर्ष में जाहिर था कि वो कोई जिंदा इंसान तो नहीं था, पर स्वभाव से भला भी था। गांव वालों के अनुसार कुछ साल पहले गांव के किसी व्यक्ति की अचानक मौत हो गई थी। उसी की आत्मा आसपास भटकती थी और ये शायद वही हो सकता था। हमने अंतिम निष्कर्ष ये निकाला कि उसे बीड़ी पीने की शायद आदत होगी और बीड़ी की चाह में वो शायद हम तक आता है। तभी एक मित्र ने कहा, हो सकता है कि उसे ताश का भी शौक हो। आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, वो खिड़की के बाहर से ही हमें ताश खेलते हुए भी तो देखता रहता है। फिर एक मित्र ने उपाय सुझाया कि किसी तांत्रिक की मदद ली जानी चाहिए और परिसर के चारों ओर मांत्रिक सुरक्षा कवच का घेरा बनवा देना चाहिए। मैं तांत्रिक के पक्ष में नहीं था, क्योंकि स्कूल परिसर में इस तरह की हरकत से पढ़ने वाले बच्चों की मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता था और प्रशासन को अगर इस बात की भनक लग जाती तो हम पर कार्यवाही भी हो सकती थी। अचानक मेरे मन में एक उपाय सूझा। मैंने उनसे कहा, क्यों न आज हम उस व्यक्ति की समाधि पर बीड़ी का कट्टा और माचिस अर्पित करके हाथ जोड़ लें। तीनों मित्र मेरे इस उपाय पर सहमत हो गए थे। तभी एक दूसरे ने कहा, एक काम करते हैं, साथ में हम ताश की गड्डी भी रख देंगे। इस सुझाव पर भी हम सब सहमत हो गए थे। शाम को हमने ऐसा ही किया और हमारी तरकीब काम कर गई। उस रात वो नहीं आया। अब हमने राहत की सांस ली। तभी एक मित्र ने हमें तर्क दिया कि बीड़ी खत्म होने पर हो सकता है कि वो वापस आ जाए, इसीलिए बीड़ी चढ़ावे का ये क्रम हमें जारी रखना होगा। उसका ये सुझाव भी मान लिया गया और रोज शाम को हम उसकी समाधि पर बीड़ी और माचिस का चढ़ावा चढ़ाते थे और अब ये क्रम शुरू ही हो गया था। एक दिन गांव के किसी व्यक्ति ने हमें उस समाधि पर बीड़ी चढ़ाते हुए देख लिया और उसने हमसे इसका कारण पूछा। विवश होकर उस दिन हमने उसे पूरी घटना के बारे में बता दिया। बात पूरे गांव में फैल गई और उस दिन से उस समाधि पर गांव वाले भी बीड़ी माचिस चढ़ाने लगे। उसे हमने फिर कभी नहीं देखा। किशन अमन की बातों को पूरे समय तक पूरी एकाग्रता पूर्वक सुनता रहा। घटना सुनाने के बाद अमन ने पूछा, बताओ, अब भी क्या तुम भूत प्रेतों में नहीं मानते? तभी किशन ने कहा, मुझे तो ये सब गप्पेबाजी लगती है। तभी अमन ने कहा, ये गप्पेबाजी नहीं है, ये हकीकत है। तब तक वो लोग घर पहुंच गए थे और ये बात वहीं अधूरी रह गई थी। बीच में पड़ने वाले नाले के पास पहुंचकर अमन के विचारों का क्रम टूटा। अंधेरा पक्ष चल रहा था। अंधेरा घना था, लेकिन उसके पास टॉर्च थी और उसे नाला पार करने में अधिक कठिनाई नहीं हुई। नाला पार करने के बाद अमन दोबारा अपनी यादों में खो गया। किशन जब पिछली बार उसे गांव से छोड़ने आया था, तब उसने पूछा था, अब तो दिवाली आने वाली है, तुम मेरे लिए क्या लाओगे? तभी अमन ने उससे कहा था, दिवाली को तो अभी 1.5 महीना बचा है, पर हाँ, इस बार दिवाली पर हम दोनों एक जैसे कपड़े पहनेंगे। मैं हम दोनों के लिए एक जैसे कपड़े लाऊंगा, तेरे लिए और मेरे लिए जींस और टी शर्ट बिल्कुल एक जैसा। सिर्फ कपड़े ही लाओगे, मिठाइयाँ नहीं लाओगे? किशन ने कहा था। चलते चलते अमन ने अपने बैग में टटोल कर देखा, कपड़े भी थे और मिठाइयाँ भी थी। दूर से ही शमशान में दहक रही चीता की अंगारों को देखकर अमन का मन खिन्न हो उठा। गांव में आज फिर किसी की मौत हुई थी। भरी दिवाली में पता नहीं किस परिवार के ऊपर वज्रपात हुआ था। शमशान के नजदीक पहुंचने पर चिता की दहकती अंगारों की पीली रोशनी में उसने देखा बीच सड़क पर कोई आदमी खड़ा है और नजदीक पहुंचने पर अमन ने उसे पहचान लिया। वो किशन ही था। अमन ने सोचा, हो सकता है किसी वजह से ये लेट हो गया हो और इसीलिए मुझे लेने नहीं पहुंच पाया होगा। उसने राहत की सांस ली। घर पहुंचने पर माँ की डांट से अब वो बच सकता था। रात में इस तरह अकेले आने पर अमन को हमेशा उसकी माँ डांटती रहती थी। अमन ने कहा, अरे यार, आज तू लेट कैसे हो गया और तेरी साइकिल कहाँ है? और तूने अपनी ये कैसी हालत बना रखी है? इतनी ठंड में सिर्फ एक गमछा लपेट कर चला आया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बीड़ी सुलगाकर अमन ने उसकी ओर आगे बढ़ा दिया। उसने चुपचाप बीड़ी ले ली और कश खींचने लगा। उसने फिर हाथ आगे बढ़ाया। अमन समझ गया कि अब उसे मिठाइयाँ चाहिए थी। उसने टटोल कर बैग से मिठाइयों का डिब्बा निकाला। डिब्बा उसके हाथों में देते हुए कहा, अब तो कपड़े मत मांगना,
वो तो त्योहार के दिन ही मिलेंगे। चलते हुए अमन ने कहा, अब चल भी, यही खड़ा रहेगा क्या? लेकिन किशन ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अमन के पीछे पीछे चलने लगा। उसकी चुप्पी पर आज अमन को बड़ी हैरानी हो रही थी। चलते चलते उसने किशन से बहुत सारे सवाल पूछे कि ये चिता किसकी जल रही है, फसल कैसी है और गांव में सब लोग कैसे हैं, पर उसने किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ अमन ही बोले जा रहा था और किशन चुपचाप बस सुने जा रहा था। उसकी चुप्पी पर अब अमन को गुस्सा आने लगा था। उसने डांटने के लिए जैसे ही किशन की तरफ देखा तो अमन को आश्चर्य हुआ। पता नहीं वो कब और कहां गायब हो गया था। घर पर अमन की ही प्रतीक्षा हो रही थी। घर पहुंचते ही उसकी माँ ने डांटना शुरू कर दिया। कितनी बार कहा है इतनी रात को तुम अकेले मत आया करो। तभी अमन ने कहा, अरे अकेला कहाँ था माँ, किशन लेने आया था ना मुझे। किशन का नाम सुनते ही माँ नरम हो गई और उन्होंने कहा, अब वो बेचारा तुम्हें कैसे लेने आ सकता है, वो तो अब कभी नहीं आ सकता। क्या कह रही हो माँ, किशन मुझे लेने नहीं आ सकता? अभी तो मैं उसके साथ ही तो आया हूँ। अमन ने कहा, अरे शमशान में चिता जलते हुए नहीं देखी क्या बेटा? माँ ने रोते हुए कहा। तो क्या वो चिता किशन की थी? अमन सहम गया। उसको सहसा विश्वास नहीं हुआ। कुछ देर पहले देखा हुआ किशन का खुला बदन, मौन और भाव शून्य चेहरे पर उसकी जलती हुई आंखें उसकी नजरों में कौंध गई। निढाल होकर वो कुर्सी पर पसर गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दूसरे दिन सुबह अमन ने भारी मन से उसके लिए खरीदी गई जींस और टी शर्ट को बैग से निकाला और किशन की बुझ गई चिता के पास रखकर आ गया। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। चलिए अब सुनते हैं हमारी अगली भूतिया कहानी। मेरा नाम गोपाल है। उस समय मेरी नई बैंक में जॉब लगी थी, इसीलिए मैं नीलगिरी की पहाड़ियों में अपनी जॉब का आनंद ले रहा था। उस समय में अधिकतर लोगों के पास साइकिलें ही हुआ करती थी, लेकिन टशन में रहने के लिए मेरे दोस्त और कॉलेज के दोस्त अक्सर स्कूटर पर घूमा करते थे। मैंने भी एक स्कूटर खरीद रखा था। एक दिन शाम के 6 बजे मैं स्कूटर लेकर अपने दोस्त से मिलने के लिए ऊपर कुन्नूर के लिए निकला। रास्ते में एक सर्कल के पास चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए रुका। चाय बहुत ही बढ़िया थी। 15 मिनट के बाद जैसे ही स्कूटर पर बैठा तो मुझे स्कूटर पर भारीपन महसूस हुआ। किक मारने से पहले मैं स्कूटर को थोड़ी देर पैदल ले जा रहा था। उसके बाद मैंने किक मारकर स्कूटर पर बैठ गया और थोड़ी दूर चलते ही मुझे किसी के पीछे बैठने का आभास होने लगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। शुरू में तो मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर बाद मुझे डर महसूस होने लगा। मेरे 1 किलोमीटर के रास्ते में कई बार मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन हर बार वहाँ कोई भी नहीं था। जैसे ही मैंने माउंट रोड स्थित तालाब पार किया, मुझे स्कूटर पर हल्कापन महसूस हुआ, जैसे कोई साया जो पिछले आधे घंटे से मेरे साथ हो और उड़कर चला गया हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन अब जाकर मैंने थोड़ी राहत महसूस की। जब मेरे रूममेट को मैंने ये सारी घटना बताई तो उन्होंने मेरा मजाक बना दिया और मुझ पर हंसने लगे। लेकिन उसके बाद मैंने अपने ऑफिस के एक सर को जब इस बारे में बताया तो उन्होंने मुझे कहा कि कुछ सालों पहले उस सर्कल से तालाब तक उनको भी और उनके कुछ साथियों को भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ था, लेकिन मजाक बन जाने के डर से उन्होंने और उनके साथियों ने किसी को भी ये घटना नहीं बताई थी। जब कई साल वहाँ रहने पर मैंने उस जगह का मुआयजा किया तो मुझे पता चला कि उस तालाब में डूबने की वजह से कई लोगों की जानें चली गई थी और तब से उस पहाड़ी इलाके में आत्माओं का बसेरा है। हालांकि वहाँ से किसी को भी नुकसान पहुँचने की घटना कभी सामने नहीं आई, लेकिन आज भी जब ऊटी के उस रास्ते को मैं सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। सुनते हैं अगली भूतिया कहानी। मेरा नाम सीमा है। मेरी शादी उत्तर प्रदेश के एक गांव में हुई जो झांसी से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे सास ससुर की मौत कई सालों पहले ही हो चुकी थी। मेरे सास ससुर की मौत के बारे में गांव वालों का कहना है कि उन्होंने कई साल पहले जमीन में गड़े हुए धन को पाने के लालच में एक बच्चे की बलि दे दी थी और उस बच्चे की मौत के बाद
उसकी आत्मा ने मेरे सास ससुर को मार दिया था। जब मैंने गांव वालों से ये सारी बातें सुनी तो शुरू में मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन एक दिन हुई एक घटना ने मुझे इस सच को मानने पर मजबूर कर दिया। आज से 4 साल पहले मैं और मेरे पति दोनों अपने सास ससुर के घर में उनकी बरसी करने गए थे। हमने वहाँ पर खाना बनाया और कुछ लोगों को भोजन करवाया। उस दिन हम काफी थक गए थे और जब हम रात को सोने के लिए छत पर जा रहे थे तभी मेरे पति कुछ अजीबोगरीब आवाज में बड़बड़ाने लगे, जैसे कोई छोटा बच्चा बोल रहा हो। मैं काफी घबरा गई थी और फिर मेरे पति बच्चे की आवाज में मेरे सास ससुर के द्वारा 25 साल पहले उसकी बलि की पूरी कहानी सुनाने लगे। मैंने डरते डरते पूरी कहानी सुनी और समझ गई कि मेरे पति के शरीर में उस बच्चे की आत्मा ने प्रवेश कर लिया है। मेरे पति के शरीर में घुसे उस बच्चे की आत्मा ने उसके घर का पूरा पता भी बताया और वो बिल्कुल सही था। उस घटना के बाद 2-3 बार फिर मेरे पति के शरीर में उस आत्मा ने प्रवेश कर लिया और उसकी मुक्ति के लिए हमें गया जाने के लिए वो कहता रहा। उन 2-3 घटनाओं के बाद कभी उस घर में हम लोग वापस नहीं गए। उस गांव में आज भी वो घर वीरान पड़ा है और पिछले 20 सालों में वहाँ कई मौतें हो चुकी है। वो आत्मा कहती है कि ये घर अब उसका ही है और जब भी हमारे गांव का कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ आता है तो हर बार हमें एक नई घटना सुनने को मिलती है। सुनते हैं अगली भूतिया कहानी। भूत प्रेत या आत्मा का कोई एक ठिकाना निश्चित नहीं किया जा सकता, लेकिन दुनिया भर में कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर ये आत्माएं अपना ठिकाना बना लेती है। अभी तक आपने पुरानी इमारतों और जहाजों पर आत्माओं के कब्जों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम एक कब्रिस्तान के बारे में जानेंगे जहाँ पर वैम्पायरों का राज है। एक ऐसा कब्रिस्तान जिसे मौत के बाद मुर्दों को गहरी नींद में सोने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज वो बन गया है वैम्पायर्स यानी पिशाचों का अड्डा। इस कब्रिस्तान में बहुत सी लोगों ने वैम्पायर्स को देखा है जो कि आए दिन इस कब्रिस्तान में घूमते रहते हैं। अभी तक वैम्पायर्स के बारे में दुनिया भर में केवल अटकलें ही लगाई जाती है, लेकिन इस कब्रिस्तान में कई बार लोगों ने मौत के इन राक्षसों को महसूस किया है। आप खुद ही महसूस कर सकते हैं कि कोई भी ऐसी जगह जहां आप अकेले हो और कोई एक ऐसा साया जो आपके आसपास ही किसी मुर्दे के शरीर से खून पी रहा हो तो आपको कैसा महसूस होगा। वैसे भी दुनिया भर में कब्रिस्तान का नाम सुनकर ही लोगों को भूत प्रेत और आत्माओं का ख्याल आ जाता है। कब्रिस्तान के बारे में बहुत से लोग यही मानते हैं कि वहाँ पर आत्माओं का होना लाजमी है। ये सच है क्योंकि आत्माओं का वास वहीं सबसे ज्यादा होता है जहाँ उनके साथ कोई हादसा हुआ हो या फिर उनका शरीर जहाँ मौजूद हो। लेकिन ये आत्माएं भी कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहती। ये भी अपनी दुनिया में अलग तरह से विचरण करती रहती है। हाईगेट कब्रिस्तान उत्तरी लंदन में बनाया गया एक कब्रिस्तान है। ये काफी बड़ा और विशाल है। इस कब्रिस्तान में कई गेट हैं। दुनिया भर में सबसे बड़े कब्रिस्तान के अलावा ये कार्ल मार्क्स की कब्र के लिए भी पूरे दुनिया में फेमस है। इस कब्रिस्तान को सन 1839 में शुरू किया गया था। लंदन में उस समय मृत्यु दर बहुत ज्यादा हो गई थी। आए दिन लोगों की भारी संख्या में मौतें हो रही थी। लोगों की हो रही लगातार मौतों के बावजूद भी लंदन में उन्हें दफनाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। इसी समस्या से उबरने के लिए लंदन के उत्तरी छोर में इस हाईगेट कब्रिस्तान का निर्माण किया गया। इस कब्रिस्तान के निर्माण के पहले जगह की किल्लत के चलते लोग मुर्दों को अपने घर के आसपास ही गलियारों में दफन कर रहे थे, जो कि बहुत ही भयानक स्थिति बन चुकी थी। रास्तों में दफन मुर्दों से भयानक बदबू आती थी। इस समस्या से उबरने के लिए अधिकारियों ने इस कब्रिस्तान का निर्माण करवाया था। ये हाईगेट उस समय दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित कब्रिस्तान था। ये कब्रिस्तान 37 एकड़ जमीन में फैला हुआ है और उत्तरी लंदन के बीचों बीच बनाया गया है। पहली बार इस कब्रिस्तान में 26 मई 1839 को लिटिल विंडमिल स्ट्रीट की एलिजाबेथ जैक्सन को दफनाया गया और इसी के साथ सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी है। ये कब्रिस्तान बहुत ही बड़ा है और इसमें न जाने कितने लोग दफन हैं। जहाँ पर एक साथ जमीन में इतने सारे लोग दफन होंगे, वहाँ आत्माओं का दिखना तो लाजमी ही होगा। इस कब्रिस्तान में बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं
जो लोगों को आए दिन दिख जाती है। कई बार लोगों को इसका आभास होता है और उनके साथ कई भयानक हादसे भी हो जाते हैं। इस कब्रिस्तान में कई बार वैम्पायर्स को देखा गया है और उन्हें महसूस किया गया है। सबसे पहला मामला तब सामने आया था जब सन 1970 में 2 स्कूल की छात्राओं ने कब्रिस्तान के किनारे एक वैम्पायर को बैठा देखा। उन दोनों छात्राओं का कहना था कि जब वो स्कूल से वापस लौट रही थी और कब्रिस्तान के पास पहुंची तो उस समय शाम हो गई थी और हल्का हल्का अंधेरा शुरू हो गया था। उसी समय उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी जो कि कब्रिस्तान की तरफ से आ रही थी। उस समय जब उन्होंने कब्रिस्तान की तरफ देखा तो वहाँ एक आदमी जैसा कोई बैठा हुआ था और कब्र से शव को निकालकर उसका खून पी रहा था। इसके अलावा इस हादसे के 1 हफ्ते बाद ही एक और मामला सामने आया जहां एक कपल ने एक वैम्पायर को देखने की बात कही। उनका कहना था कि वो दोनों कब्रिस्तान के तीसरे गेट की तरफ से रात में गुजर रहे थे। उसी वक्त उन्होंने एक बहुत ही बड़े आदमी को देखा जो कि सामान्य लंबाई से बहुत ज्यादा बड़ा था। उसका चेहरा अंधेरे के कारण वो लोग देख नहीं पाए, लेकिन उसके चेहरे का आकार और बनावट साधारण मनुष्यों से बहुत अलग थी। उनका कहना था कि शायद उस अजीब से साए ने उन्हें देख लिया था और वो उन्हीं की तरफ धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ रहा था। इतना देखकर वो दोनों डर के मारे वहाँ से भाग गए थे और इसी तरह की कई घटनाएं हैं जो कि हाईगेट कब्रिस्तान में देखने को मिली है। कई बार लोगों ने इसे महसूस भी किया है। इस कब्रिस्तान से होकर जाने वाली सड़क पर कई बार लोगों के साथ भयानक दुर्घटनाएं भी होती रहती है। इस कब्रिस्तान में कई बार कब्रों से लाशें तक गायब हो जाती है और आज भी इस कब्रिस्तान में आसानी से आत्माओं को और पिशाचों को महसूस किया जा सकता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और मेरी कहानियाँ कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। चलिए ऐसे ही और भी डरावनी, रहस्यमयी और भूतिया कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा।